में नहीं बताने वाला। बेसिक का क्या मतलब, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, तुम 9th क्लास में भी पढ़े हो, स्कूल में भी पढ़े हो, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहाँ पे सीधे टाइप्स ऑफ फोर्सेस से। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ये भी नहीं पढ़ा रहा। क्लास स्कूल में क्या चल रहा है तुम्हारा फिजिक्स में? हाँ बताओ। स्कूल में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? लॉ ऑफ मोशन पढ़ चुके? लास्ट टॉपिक चल रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन। हाँ जी। ठीक है चलो, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तुम्हें टाइप्स ऑफ फोर्सेस, जिसमें हम 4 फोर्सेस पढ़ेंगे। वेट, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। उसके बाद एक है फ्रिक्शन फोर्स, वो डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा वेट। वेट, तो किसी भी बॉडी का वेट जो है वो किस तरह से डिफाइन होता है, क्या फॉर्मूला है वेट का? तो वेट का मीनिंग क्या है कि अर्थ उस बॉडी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं वेट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है W इजकल टू मास इनटू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यही है वेट का फॉर्मूला। और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू, जी का वैल्यू क्या होता है, कौन बताएगा? नो नो, वो कैपिटल जी होता है, ये स्मॉल जी है। वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नहीं नहीं, तुम कैपिटल जी का वैल्यू बता रहे हो, स्मॉल जी का वैल्यू बताना है तुम्हें। हाँ ये सही है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेशन इजी के लिए इसको हम क्या ले लेते हैं, कभी कभी 10 ले लेते हैं। ये हो गया स्मॉल जी का वैल्यू। अब यहाँ पे एक चीज हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि यदि बॉडी का मास 1 kg है, फॉर m इजकल टू 1 kg, यदि बॉडी का मास 1 kg हो तो उसका वेट कितना हो जाएगा? तो 1 kg, और g का वैल्यू हमने पुट कर दिया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको हम 9.8 न्यूटन लिखेंगे, या फिर जी का वैल्यू 10 ले ले तो क्या लिखेंगे, 10 न्यूटन लिखेंगे। आई बात समझ में? और इस चीज को हम डिफाइन करते हैं 1 kg वेट। 1 kg वेट, या फिर दूसरा नाम है 1 kgf। तो इन जनरल लैंग्वेज में हम लोग जो बात करते हैं कि किसी का वेट क्या है, तो हम बोलते हैं 40 kg। तो वेट हुआ या मास हुआ? 40 kg, किलोग्राम। ये मास है या वेट है? मास है। एक्चुअली में हमें बोलना चाहिए 40 kg वेट, तो वेट हो जाएगा। यदि न्यूटन में बोलना चाहते हैं तो हमें 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 40 kg वेट इजकल टू क्या हो जाएगा, 40 इंटू 9.8 न्यूटन, या फिर अप्रोक्सीमेटली 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 न्यूटन। तो एक्चुअली में जब हम जनरल लाइफ में जो हम बातें करते हैं कि किसी का वेट, किसी ऑब्जेक्ट का वेट 40 kg है, फिजिक्स के टर्म में बात करें तो हमें बोलना चाहिए 40 kg वेट है। लेकिन हम वहां पे वेट यूज नहीं करते हैं, लेकिन हमारा मतलब यही होता है, फिजिक्स में बात करें तो उसका मतलब है 40 kg वेट। यदि सिर्फ केजी है तो वेट नहीं हो सकता, वो मास होगा। तो वेट जो है फोर्स है,
तो फोर्स का यूनिट या तो न्यूटन होगा या फिर इस तरह से केजी वेट हम डिफाइन करो, या सीजीएस में डाइन भी कर सकते हो। तो ये समझ में आ गया वेट क्या है। तो किसी भी बॉडी का वेट का मतलब क्या है कि अर्थ उस बॉडी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड वेट। ये तो बहुत ही सिंपल था। सेकंड हमारा है नॉर्मल फोर्स। सेकंड हमारा है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, कौन बताएगा? नॉर्मल फोर्स बताओ, नॉर्मल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट होती है, उसे नॉर्मल फोर्स बोलते हैं? नहीं नहीं, नॉर्मल फोर्स कौन अप्लाई करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स तो जिस बॉडी में मास रहेगा वो अप्लाई करेगा। वेट का मतलब है अर्थ जो फोर्स अप्लाई करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज कॉल्ड नॉर्म वेट। नॉर्मल फोर्स बॉडी पे कौन अप्लाई करता है, ये बताओ पहले। एक बॉडी पे नॉर्मल फोर्स कब लगेगा, कौन अप्लाई करेगा उस पे? बताओ। देखो मैं बताता हूं तुम्हें, यहां पे देखो, मेरे हैंड को देखोगे इस तरह से, मैंने इस पे रिमोट रखा, ठीक है, दिख रहा है? तो इस रिमोट पे अर्थ का जो फोर्स है, वेट, वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड। और रिमोट जो है नीचे मूव नहीं कर रहा है, क्यों? रिमोट नीचे क्यों नहीं जा रहा है? यदि रिमोट पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो रिमोट नीचे की तरफ क्यों नहीं मूव कर रहा है? बताओ, इसका आंसर इसी से पता चलेगा। कौन इसे, यदि एक फोर्स नीचे लग रहा है और रिमोट नीचे नहीं जा रहा है, इसका मतलब कि कोई एक फोर्स ऊपर भी लग रहा होगा जो उसे बैलेंस कर रहा है। कौन है जो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है? हैंड लगा रहा है ना, हाथ। तो नॉर्मल फोर्स कौन लगा रहा है? हाथ। क्यों लगा रहा है? क्योंकि ये इसके सरफेस के कांटेक्ट में है। यदि मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बेंड कर दूं, तो अब नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है समझोगे? जब कोई बॉडी किसी सरफेस के कांटेक्ट में हो, तो सरफेस जो है उसके परपेंडिकुलर एक फोर्स अप्लाई करेगा। सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगा, उस फोर्स का नाम होता है नॉर्मल फोर्स। और सरफेस के पैरेलल जो फोर्स लगता है, उसका नाम होता है फ्रिक्शन फोर्स। यदि मैं बॉडी को एयर में थ्रो कर दूं, तो वह किसी सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है, तो उस पे कोई नॉर्मल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स के बारे में मैंने तुम्हें क्या बताया कि जब कोई बॉडी किसी सरफेस के कांटेक्ट में होगा, तो सरफेस उस बॉडी पे अपने परपेंडिकुलर जो फोर्स अप्लाई करेगा, उस फोर्स को बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। यदि सरफेस एंगल पे है, तो उसी उसी के अकॉर्डिंग नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। यदि तुम्हारा वर्टिकल वॉल है, उस पे कोई बॉडी लगा हुआ है, तो नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो नॉर्मल फोर्स अप्लाई करता है सरफेस इन कांटेक्ट, किस डायरेक्शन में? सरफेस के परपेंडिकुलर। इसका जरा स्टेटमेंट लिख डालो, तुम लोगों ने डिफिनेशन बहुत ही गंदा बताया। तो नॉर्मल फोर्स क्या है?
It is force applied by surface in contact. Surface in contact. Perpendicular to itself. अपने परपेंडिकुलर. इस फोर्स को क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल फोर्स. अब इसको हम डिफरेंट डायग्राम से समझने की कोशिश करें. एग्जाम्पल फर्स्ट. ये हमारा सरफेस है. हमने यहां पे एक बॉडी रख दी. तो हमें बताना है कि बॉडी पे नॉर्मल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा. बॉडी पे बताना है नॉर्मल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा. तो सरफेस अप्लाई करेगा सरफेस के परपेंडिकुलर. ये फोर्स हुआ तुम्हारा नॉर्मल फोर्स. सेकेंड एग्जांपल. यदि हमारा सरफेस इस तरह से और मैंने इस पे एक बॉडी रख दिया इस तरह से. तो इस केस में जो नॉर्मल फोर्स है वो इस डायरेक्शन में एक्ट. सरफेस के परपेंडिकुलर. आई बात समझ में? ठीक है. ये थर्ड डायग्राम. इस तरह के क्वेश्चन हमें आगे करने होंगे. एक बॉडी यहाँ पे रखा हुआ है. एक बॉडी इधर है. और इसे हमने एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर. ये बॉडी ए है. ये भी एक बॉडी है. ये भी एक बॉडी है. ये भी एक बॉडी. यदि मैं बिटवीन ए एंड बी की बात करूं तो बी पे नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा? ए बी पे नॉर्मल फोर्स किधर लगाएगा? ऊपर की तरफ. ऐसा होगा. तो न्यूटन थर्ड लॉ से बी जो है वो ए पे नॉर्मल फोर्स नीचे लगाएगा. फिर ए एंड सी के लिए देखोगे तो ए सी पे नॉर्मल फोर्स राइट डायरेक्शन में अप्लाई करेगा. सी जो है ए पे लेफ्ट डायरेक्शन में अप्लाई करेगा. इक्वल एंड अपोजिट. आई बात समझ में? दोनों सरफेस एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं. जो ऊपर मैंने बनाया नहीं था लेकिन इसमें भी यही होगा. यदि ऊपर की यहां पे देखोगे ये यदि नॉर्मल है तो इंक्लाइंड प्लेन ने इस ब्लॉक पे नॉर्मल लगाया है. तो तुम्हारा जो ब्लॉक है वो भी इस पे नॉर्मल लगाएगा. इक्वल एंड अपोजिट. उसी तरह से यहाँ पे जो ग्राउंड है उसने ब्लॉक पे ऊपर नॉर्मल लगाया. तो न्यूटन थर्ड लॉ से ब्लॉक जो है वो ग्राउंड पे नीचे की तरफ नॉर्मल लगाएगा. इक्वल एंड अपोजिट. दो सरफेस कांटेक्ट में है. दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेंगे. और जो सरफेस अप्लाई करता है वो अपने से दूर. समझ में आ रहा है? यस सर. ठीक है. तो ये हमारा हो गया नॉर्मल फोर्स. तो नॉर्मल फोर्स मैंने क्या बताया? जब भी कोई दो सरफेस कांटेक्ट में है
तो दोनों सरफेस एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे सरफेस के परपेंडिकुलर, और जो सरफेस अप्लाई कर रहा है वो अपने से दूर अवे। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल में ग्राउंड ब्लॉक पे लगाएगा, तो ग्राउंड अपने से दूर मतलब ऊपर की तरफ लगाएगा, और ब्लॉक जो लगाएगा वो नीचे की तरफ अप्लाई करेगा। ये हमारा हो गया नॉर्मल फोर्स। अब नेक्स्ट थर्ड है हमारा टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स क्या होता है बताओ, इसके बारे में क्या जानते? व्हाट इज टेंशन फोर्स? कौन बताएगा? आर्यन, आर्यन इसी में है ना क्लास 11th में? इधर है आर्यन है, हर्ष, हर्ष भी इसी में है। कौन बताओ, टेंशन फोर्स क्या होता है? व्हाट इज टेंशन फोर्स? व्हाट इज टेंशन फोर्स? एक तो टेंशन हो रहा है, जैसे तुम लोग को अभी टेंशन हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन हो गया। लेकिन हम फिजिक्स में उस टेंशन को, जो अभी टेंशन हो रहा है, वो बायोलॉजी में पढ़ते हैं, मेडिसिन लाइन में पढ़ोगे। यहाँ फिजिक्स में टेंशन फोर्स का मीनिंग क्या है? तो टेंशन फोर्स का मीनिंग क्या होता है समझोगे यहाँ पर। यदि हमारे पास, जैसे एक एग्जांपल से समझो, एक हमारे पास स्ट्रिंग है, रोप, और उससे मैंने एक ब्लॉक को अटैच कर दिया। एक ब्लॉक को मैंने ऐसे अटैच कर दिया, एक स्ट्रिंग से, एक रोप से। तो जो स्ट्रिंग है वो टाइट हो जाएगा, और उसके हर पॉइंट पे एक फोर्स डेवलप होगा। यदि हम अटैच नहीं करेंगे तो हमारा स्ट्रिंग जो है इस तरह से लूज हो सकता है। लेकिन यहां पे हमने एक ब्लॉक, एक एंड को फिक्स कर दिया, दूसरे एंड से मैंने एक ब्लॉक सस्पेंड कर दिया, तो यहाँ पे स्ट्रिंग जो है टाइट हो गया। सेकेंड केस में हमने कुछ नहीं किया था, यहाँ पे लूज था। तो जब एक स्ट्रिंग पे फोर्स अप्लाई करने करें दोनों एंड पे, और वो टाइट हो जाए, तो उसके हर एक पॉइंट पे फोर्स डेवलप हो जाता है। अब फोर्स डेवलप हो जाता है, इसे हम कैसे समझेंगे? यहां पे देखो, इस तरह से इस पार्ट को इमेजिन करो, जो मैंने ग्रीन से ब्लॉक बनाया, एक रेक्टेंगल, सिर्फ उस पार्ट को ध्यान दो, सिर्फ उस पार्ट को देखो। तो इस ब्लॉक में कुछ मास होगा, तो उस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, वेट लग रहा होगा उस पे, वेट नीचे की तरफ। तो इस पे वेट लग रहा होगा, नीचे फोर्स लग रहा होगा mg। और ये जो स्ट्रिंग है उसमें भी मास होगा, तो सारा में मास हम ऐड कर लेंगे एक साथ। पर ये जो ब्लॉक है, और थोड़ा सा स्ट्रिंग हमने एक पार्ट कंसीडर कर लिया, इस पे नीचे की तरफ फोर्स तो लग रहा है, लेकिन ये नीचे जा नहीं रहा है। तो कौन है इसे जो इसे रोक रहा है? इसे कौन रोक रहा है? यदि मैं कहूं कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है स्ट्रिंग का, ये नीचे वाले पार्ट पे ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, और वही इसे रोक रहा है। और न्यूटन थर्ड लॉ से ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट पे ऊपर फोर्स लगाएगा, तो नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले पे नीचे फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो देखो यहाँ पे एक फोर्स डेवलप हो गया टी। यस सर। उसी तरह से यदि हम दूसरा इस तरह से ब्लॉक इस तरह से हम कंसीडर करते, तो हमें यहां पे एक फोर्स मिल जाता। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हर इस स्ट्रिंग के इस रोप के हर पॉइंट पे एक फोर्स डेवलप हो गया। उस फोर्स का नाम है टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स क्या है? जब कोई स्ट्रिंग या फिर रोप को हम स्ट्रेच कर दे,
जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में एक एंड को फिक्स कर दिया, दूसरे एंड से ब्लॉक को हमने सस्पेंड कर दिया, या फिर दोनों एंड को फोर्स लगा के पुल करो तो वो टाइट हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। उस केस में रोप के स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे एक फोर्स डेवलप हो जाता है, जिस फोर्स को क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स। यहाँ पे हम इसका डेफिनेशन नोट कर ले। when a string is stretched, then a force develops at its each point. This force is called tension. ठीक है, क्लियर? Yes, sir. अब इसे थोड़ा एग्जांपल से हम समझे किस तरह के प्रॉब्लम होंगे हमें। पुली समझते हो क्या होता है? पुली Yes. तो एक पुली है और उसके ऊपर हमने इस तरह से एक स्प्रिंग लगा दिया और हमने दो ब्लॉक कनेक्ट कर दिए इससे। यहाँ पे एक ब्लॉक सस्पेंड कर दिया, एक ब्लॉक यहाँ से कनेक्ट। यहाँ पे मास है 6 kg और यहाँ पे मास है 4 kg। इस तरह के प्रॉब्लम हमें मिलेंगे। एक है 6 kg, एक है 4 kg। यदि दोनों का मास सेम होता तो ये मूव नहीं करता, लेकिन यहाँ पे एक 6 kg है, एक 4 kg। तो कौन किधर मूव करेगा? 6 kg और 4 kg में कौन नीचे जाएगा, कौन ऊपर जाएगा? बताओ। 6 kg नीचे मूव करेगा और 4 kg ऊपर मूव करेगा। क्या 6 kg 1 मीटर यदि नीचे जाए तो 4 kg कितना मीटर ऊपर जाएगा? 1। यदि 6 kg 2 मीटर नीचे जाए तो 4 kg कितना मीटर ऊपर जाएगा? इसका मतलब दोनों का वेलोसिटी भी सेम होगा, दोनों का एक्सीलरेशन भी सेम होगा। तो इस तरह से हमने डायरेक्शन शो किया और एक्सीलरेशन लिख लिया, दोनों का सेम है ए। अब इसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो 6 kg पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है पहले वो देखो। तो 6 kg पे एक वेट लग रहा होगा m इंटू जी, ये 60 हो गया। 60 हो गया, ये वेट 60 न्यूटन। और स्ट्रिंग इस पे टेंशन फोर्स ऊपर लगाएगा, होगा ऐसा? 6 kg पे टेंशन फोर्स किधर लगेगा? ऊपर लगेगा। 4 kg पे वेट नीचे लगेगा, m इंटू जी, ये हो जाएगा 40 और टेंशन इस पे भी ऊपर लगेगा। क्या सही समझ में आया? टेंशन का डायरेक्शन। Yes, sir. टेंशन हमेशा बॉडी से दूर लगेगा। अब 6 kg के लिए इक्वेशन लिखोगे तो इक्वेशन लिखने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। और इक्वेशन कैसे लिखेंगे? जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है उस डायरेक्शन में फोर्स को पॉजिटिव लेना है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव लेना है। तो 6 kg के लिए बताओ इक्वेशन क्या लिखोगे? 6 kg का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड फोर्स है 60, तो 60 को पॉजिटिव लेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन है तो इसको नेगेटिव लेंगे। इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1। बोलो क्लियर है ये? Yes.
4 kg के लिए बताओ इक्वेशन क्या होगा फॉर 4 kg? फोर केजी में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? minus t. अपवर्ड है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में टी है तो टी को पॉजिटिव लेंगे और 40 अपोजिट है तो माइनस लेंगे। Yes, sir. ये समझ में आ गया ये? Yes, sir. अब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन, दो अननोन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमें निकालना है टेंशन और एक्सेलरेशन, दोनों निकालना है। तो दोनों को ऐड कर दो, तो टी और माइनस टी कैंसिल हो जाएगा ऐड करेंगे तो। Yes, yes, sir. तो क्या बनेगा यहाँ पे 60 माइनस 40 इजकल टू 6a प्लस 4a। ये हो गया 20 इजकल टू 10a। यहां से हमें आंसर